बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद रियाज। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल कैम बायो मिक्सचर। आज हमारे पास टॉपिक है, हमारे पास है रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी नेफ्रॉन। ठीक है, देखिए, अगर आपसे फंक्शन ऑफ किडनीज पूछें डिटेल के अंदर या आपसे पूछे फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन्स, तो आपने ये टॉपिक डिस्कस करना है जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में पिछली क्लास के अंदर। तो आज हम समझने जा रहे हैं रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। अब रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी के अंदर जो जो स्टेप्स इसके अंदर पार्टिसिपेट होते हैं, जो जो स्टेप्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, उन स्टेप्स को आज हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करते हैं। जिस तरह हमारे पास होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन का नाम भी देते हैं। ठीक है, इसे ग्लोमेरुलस का नाम भी देते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन का नाम भी देते हैं। ठीक है, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, इन दोनों के नाम मकसद एक ही है। दूसरा हमारे पास है रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। और चौथा हमारे पास क्या है, काउंटर करंट एक्सचेंज। दो टाइप का होता है, काउंटर करंट मल्टीप्लायर, काउंटर करंट वाजर एक्टा। ठीक है, ये आज हम डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो पिछली क्लास के अंदर हमने स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स के बारे में डिस्कस किया था, उसको भी हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो अब बस देखिए, हमारे पास ये जो कप जैसे स्ट्रक्चर नज़र आता है, ये कहलाता है बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, इसके साथ साथ आपके पास ये बोमेन कैप्सूल के अंदर जो कैपिलरी से जो गुच्छा नज़र आता है, इसका नाम क्या होता है, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल मिलके क्या बनाता है, मल्फिजियन ट्यूब्यूल्स बनाते हैं, जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस ये जो गुच्छा नज़र आता है कैपिलरीज का, और बोमेन कैप्सूल एक कप जैसा स्ट्रक्चर है, ये दोनों क्या बनाते हैं, दोनों बनाते हैं मल्फिजियन ट्यूब्यूल। क्या बनाते हैं, मल्फिजियन ट्यूब्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, या दोनों को क्या नाम देते हैं, मल्फिजियन ट्यूब्यूल्स का नाम देते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब मल्फिजियन ट्यूब्यूल्स में ये जो दो आर्टरीज आती हैं, एक का नाम है एफेरेंट आर्टरीज, जो यहाँ से निकलती हैं, उसका नाम है, यानी जो ब्लड को लेकर आती हैं वो क्या है आपके पास, एफेरेंट आर्टरियोल्स। और जो ब्लड को इस कप ये स्ट्रक्चर से बाहर निकालती है, तो उसका नाम क्या है, एफेरेंट आर्टरियोल्स। एक खून लेकर आती हैं इस कैप्सूल के अंदर, तो एफेरेंट, ए और ई में फ़र्क है। ठीक है, ए का मतलब होता है लाना और ई का मतलब है लेकर जाना। तो यहाँ से ब्लड आता है, यहाँ से ब्लड बाहर निकलता है, तो ये कहलाता है एफेरेंट, ये कहलाता है एफेरेंट। लाने वाला एफेरेंट, लेकर जाने वाला एफेरेंट। क्लियर है यहाँ तक? कहाँ लेकर आते हैं, इस ग्लोमेरुलस, इस बोमेन कैप्सूल के अंदर। यहाँ से फिर कहाँ आता है, यहाँ से जो फिल्ट्रेशन वगैरह आती है उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे मैं स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आपके पास क्या है, बोमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, दोनों मिलकर मल्फिजियन ट्यूब्यूल्स बनाते हैं। लाने वाला आर्टरी एफेरेंट, ले जाने वाली आर्टरी एफेरेंट आर्टरीज। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, जिसको मैंने ब्लू कलर से शो किया है, यहाँ पे पास क्या है, पीसीटी। पीसीटी का मतलब होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, शॉर्ट टर्म में शॉर्टकट में लिखा है, तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये जो आपको फोल्डेड स्ट्रक्चर नजर आता है, इसका नाम क्या है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। इसके बाद जो तीसरी चीज़ स्टार्ट होती है, आपके पास क्या होता है, ये आपको जो यू शेप का स्ट्रक्चर नज़र आता है, इसका नाम है लूप ऑफ हेनले। ठीक है, नीचे आता है तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, यानी यहाँ से नीचे फिल्टर जो मूव करेगा, इसका नाम है एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, फिर यहाँ से जब ऊपर की तरफ नीचे मूव करेगा तो क्या है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली, क्योंकि जो मटेरियल या फिल्टर नीचे मूव करेगा तो इसका नाम है डिसेंडिंग। डी का मतलब है नीचे की तरफ जाना। ठीक है, जब यहाँ से ऊपर जाएगा इसका नाम है एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, दोनों का फंक्शन क्या है, अलग अलग है। इसके बाद स्टार्ट होता है दूसरा फोल्डेड स्ट्रक्चर नजर आता है, इसका नाम क्या होता है, डीसीटी। डीसीटी का मतलब होता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कन्वोल्यूटेड का मतलब यहाँ पर है कि क्या है, फोल्डेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है, डीसीटी, यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये कहलाते हैं पीसीटी। पीसीटी का मतलब होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये कैप्सूल के करीब होता है इसलिए प्रॉक्सिमल, ये कैप्सूल से दूर होता है, इसका नाम है डिस्टल। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद तीसरी जो स्टार्ट होती है, इसका नाम क्या है, चौथी, ये हमारा 1 2 3, हमारे पास जो 4 नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपके पास है, ये कहलाता है कलेक्टिंग डक्ट। यहीं से यूरिन वगैरह कलेक्ट होता है और फिर वहाँ से जाता है
एक्सक्रीट आउट होता है हमारे किडनी से। क्लियर है यहाँ तक? तो ये जो आपके पास ये पूरा जो स्ट्रक्चर मैंने बताया क्या कहलाता है? नेफ्रॉन कहलाता है। तो एक किडनी के अंदर 1 मिलियन इस तरह के नेफ्रॉन्स होते हैं। एक किडनी के अंदर कितने होते हैं? 1 मिलियन नेफ्रॉन इस तरह एक किडनी के अंदर होते हैं और 1 मिलियन नेफ्रॉन दूसरी किडनी के अंदर मौजूद होते हैं। तो हमारे दोनों किडनीज में मिला के कितने नेफ्रॉन्स होते हैं? अप्रॉक्स कितने नेफ्रॉन? 2 मिलियन तक नेफ्रॉन 2 मिलियन तक नेफ्रॉन इसके अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, 1 मिलियन एक किडनी के अंदर, दूसरे मिलियन दूसरी किडनी के अंदर। तो ये जो नेफ्रॉन्स हैं ये कहलाते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये क्या है? इस तरह हमारे पास सेल होते हैं। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये क्या है? बेसिक और स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ क्या है? बेसिक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, किडनी के अंदर जो आपके पास जो फंक्शन परफॉर्म करने वाले जो सेल होते हैं वो क्या कहलाते हैं? बस कहलाते हैं नेफ्रॉन्स। ठीक है, तो ये नेफ्रॉन्स का एक शॉर्ट जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, लेकिन अगर पिछली क्लास आपने नहीं देखी तो आज की क्लास में भी इंशाल्लाह आपको पूरा समझ में आएगा। हम पूरा आपको कोशिश करेंगे हम आसान अल्फाजों में समझा सकें। ठीक है, तो आपके पास क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। क्लियर है यहाँ तक? तो ये मैं मिटाना चाहता हूँ ताकि हमारे लिए जगह खाली रहे। सही है, अब सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, या इसका दूसरा नाम क्या है? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। ठीक है, ग्लोमेरुलस से इसका नाम क्या है? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन का नाम देते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में। देखिए, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की जो पहला स्टेप होता है उसमें सबसे पहले एफेरेंट आर्टरियोल। एफेरेंट वो आर्टरीज होती हैं जो दिल से खून लेकर आती है कहाँ पर? इस किडनी के अंदर, और किडनी से कहाँ पर आती हैं? इस नेफ्रॉन के अंदर। तो ये जो लाने वाली आर्टरीज होती है इसका नाम क्या है? एफेरेंट आर्टरियोल। एफेरेंट आर्टरियोल ये प्रेशर के साथ आती हैं। दूसरी बात ये बताता हूँ कि लाने वाली जो आर्टरीज होती हैं इसका डायमीटर ज़्यादा होता है, बड़ी साइज़ की आर्टरी होती है, लेकिन यहाँ से जो खून जाता है उसका साइज़ इस आर्टरी के मुकाबले में इस आर्टरी का साइज़ क्या होता है? छोटा होता है। मतलब ये सुराख क्या होता है? छोटा होता है। तो लाने वाला क्या है? ज़्यादा प्रेशर से आता है, लेकिन जाने वाले क्या है? यानी लाने वाली आर्टरी बड़ी होती है, तो बड़ी होने का मतलब क्या है? ज़्यादा ब्लड आएगा। तो जब ज़्यादा ब्लड आएगा इससे जब यहाँ से निकलेगा तो प्रेशर से निकलेगा। सही है, तो आने वाली जो आर्टरी होती है वो उसका हजम ज़्यादा होता है, साइज़ बड़ा होने की वजह से जब खून आता है तो प्रेशर के साथ आता है। सही है, और यहाँ से निकलने वाली आर्टरी का डायमीटर छोटा होता है, हजम छोटा होता है, तो इसलिए निकलने में थोड़ा प्रेशर लगता है। तो यहाँ पर जब खून आता है तो यहाँ पर प्रेशर जनरेट होता है। कहाँ पर? जो आपस गुच्छा नज़र आता है इसका नाम क्या है? ग्लोमेरुलस ट्यूब्यूल्स के अंदर। तो यहाँ पर एक प्रेशर जनरेट होता है। तो प्रेशर जनरेट होने की वजह से यहाँ ब्लड के अंदर, क्योंकि ब्लड आता है, ब्लड के अंदर जितने भी आपके पास सब्सटेंसेस होते हैं सिवाय यानी प्लाज्मा प्रोटीन के अलावा, प्लाज्मा और ब्लड प्रोटीन के अलावा, प्लाज्मा प्रोटीन और साथ में रेड ब्लड सेल्स के अलावा, यानी इन दो चीज़ों के अलावा, यानी प्लाज्मा प्रोटीन और साथ में रेड ब्लड सेल्स के अलावा ब्लड के अंदर जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ठीक है, अब साथ वाटर, परक्लोरिक एसिड, सॉल्ट्स, ठीक है, विटामिन, हार्मोन्स, जितने भी होते हैं वो प्रेशर की वजह से कहाँ पर आ जाते हैं? मूव करते हैं। कहाँ पर? इस चांद जैसे स्ट्रक्चर के अंदर। इसका नाम क्या है? बाउमैन कैप्सूल है। क्या है इसका नाम? क्या है? बाउमैन कैप्सूल है। यानी प्रेशर से खून आता है, ठीक है, स्पीड से खून आता है, तो निकलने में थोड़ा मसला होता है क्योंकि इसका साइज छोटा होता है। तो यहाँ पर जो प्रेशर जनरेट होता है यहाँ पर ग्लोमेरुलस के अंदर, तो यहाँ से प्रेशर की वजह से खून के अंदर जो भी चीज़ें होती है कहाँ पर आती हैं? इस बाउमैन कैप्सूल के अंदर। अब यहाँ पर आती क्यों है? बाउमैन कैप्सूल के अंदर ये सीव लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर क्या होता है? सुराख, छोटे छोटे सुराख मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? छोटे छोटे सुराख मौजूद होते हैं। एक सुराख का जो साइज़ होता है, ठीक है, इसको पोर्स का नाम देते हैं। एक पोर का जो साइज़ होता है वो 70 नैनोमीटर इसका साइज़ होता है। तो 70 नैनोमीटर ब्लड का साइज़ 70 नैनोमीटर से बड़ा है, ज़्यादा होता है, ठीक है, माइक्रोमीटर में होता है। तो यहाँ से सिर्फ वो चीज़ें गुजरती हैं जिसका साइज़ इससे क्या हो? इस जितना हो, इससे छोटा हो।
सही है, इससे ज़्यादा के साइज़ को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। दूसरी ये है कि यहाँ पर कुछ सेल्स मौजूद होते हैं, यहाँ पर इस बॉमन कैप्सूल में, इसका नाम है पोडोसाइट सेल। क्या मौजूद होते हैं, ये जो आपके पास जो कैपिलरीज होती हैं इसके इर्द गिर्द क्या मौजूद होते हैं, पोडोसाइट सेल्स मौजूद होते हैं। ये पोडोसाइट सेल्स क्या करते हैं, ये प्लाज्मा प्रोटीन और आरबीसीज को भी रोकते हैं ताकि वो कहाँ पर आ जाए, कहाँ से रुक जाए, इस बॉमन कैप्सूल के अंदर ना आए। देखिए अगर बॉमन कैप्सूल के अंदर अब बस ब्लड आता है, इसका मतलब ये है कि यूरिन के अंदर भी ब्लड आएगा। यूरिन के अंदर तुम्हारे पास ब्लड नहीं आता, येलो कलर होता है, वो पिगमेंट्स की वजह से होता है, वो ब्लड की वजह से नहीं होता। ठीक है, तो ये बॉमन कैप्सूल है, क्या है, सीव लाइक स्ट्रक्चर है, इसे पर पोर्स मौजूद होते हैं, इसके क्या होते हैं, सीव की तरह होते हैं, ठीक है, जाली की तरह होता है। सही है, तो यहाँ से खून आया प्रेशर के साथ, तो प्रेशर की वजह से यहाँ पर इसने चीज़ें निकाली बाहर, कहाँ पर, इस बॉमन कैप्सूल के अंदर। ठीक है, बाकी जो प्लाज्मा प्रोटीन यहाँ से बचे, प्लाज्मा प्रोटीन रेड ब्लड सेल कहाँ पर आ गए, एफेरेंट आर्टरी से निकल गए, एफेरेंट आर्टरी से आ गए और एफेरेंट आर्टरी से क्या हो गए, बाहर निकल गए। ठीक है, तो जिसके अंदर जो चीज़ें थी वो कहाँ पर आ गई, वो आ गई बॉमन कैप्सूल के अंदर। अब यहाँ पर जो चीज़ें आ गई इसको क्या नाम देंगे, इसका नाम होता है फिल्ट्रेट, यानी जो चीज़ें आ गई यहाँ पर इस बॉमन कैप्सूल के अंदर वो कहलाती हैं, उसका नाम देते हैं फिल्ट्रेट। क्या नाम देते हैं, फिल्ट्रेट। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। तो यहाँ से खून का आना, प्रेशर जनरेट करना, प्रेशर से चीज़ों को बाहर निकालना और जो चीज़ें बची है उसको एफेरेंट आर्टरी से बाहर निकालना, ये जो प्रोसेस होता है इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब भी ये होता है कि फिल्ट्रेशन अंडर द प्रेशर। ठीक है, नहीं, हाई प्रेशर की वजह से फिल्ट्रेशन होती है वो हमारे पास क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है। यहाँ तक जो प्रोसेस होता है इसका नाम क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये क्या कहलाता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर जो फिल्ट्रेट आया, क्या आया, यहाँ से खून से जो फिल्ट्रेट आया अंदर, इस फिल्ट्रेट, इसको क्या नाम देंगे, फिल्ट्रेट का नाम देंगे। अब इस फिल्ट्रेट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, अब इस फिल्ट्रेट के अंदर दो किस्म के सब्सटेंसेस होते हैं, एक हमारे लिए फ़ायदेमंद है यानी फ़ायदा देने वाली चीज़ें हैं, और एक हमारे लिए नुकसानदाह है जिसको हम फ़िल्टर करना चाह रहे हैं, हम अपनी बॉडी से बाहर निकालना चाह रहे हैं। और वो जो नुकसानदाह चीज़ होती है हमारे पास क्या होते हैं, वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं जिसके अंदर अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह और कुछ आयंस शामिल हैं। क्लियर है यहाँ तक। तब इस फिल्ट्रेट के अंदर की, इस फिल्ट्रेट की कंपोजिशन में यहाँ पर लिखी है कि फ़िल्ट्रेट की कंपोजिशन क्या है, यानी फ़िल्ट्रेट के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। ठीक है, तो फ़िल्ट्रेट के अंदर होती हैं H2O, ग्लूकोज, यूरिया, यूरिक एसिड, हार्मोन, सॉल्ट्स, विटामिन, अमोनिया, NH3 अमोनिया, ठीक है, सोडियम क्लोराइड वगैरह, कैल्शियम, इसके अंदर डिफरेंट आयंस भी मौजूद होते हैं। क्लियर, यहाँ तक सारे हम लिख नहीं सकते हैं। तो ये जो कंपोजिशन होती है किस चीज़ की होती है, फिल्ट्रेट की कंपोजिशन होती है। अब यहाँ पर देखें H2O, ग्लूकोज, इस तरह हार्मोन, सॉल्ट, विटामिन्स, इस तरह परक्लोरिक एसिड, सोडियम, ये सारे हमारे फ़ायदे की चीज़ें हैं। और इस तरह यूरिक एसिड हमारे लिए सही नहीं है, यूरिया हमारे लिए सही नहीं है। ठीक है, इस समय बस अमोनिया हमारे लिए, हम इसको एक्सक्रीट आउट करना चाह रहे हैं, हाइड्रोजन आयंस होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए क्या है, नुकसानदायक होती है। ठीक है, ये क्या हमारे लिए जो फ़ायदेमंद चीज़ें वो क्या होंगी, रीअब्सॉर्ब होगी, और जो नुकसानदायक चीज़ें होंगी उसको हम बाहर फेंकेंगे, बाहर निकालेंगे। तो निकालने का काम और रीअब्सॉर्प्शन का काम कौन करता है, ये हार्मोन करता है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के प्रोसेस कहाँ तक था, यहाँ तक था। तो उम्मीद है आपको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा समझने जा रहे हैं, वो हमारे पास है रीअब्सॉर्प्शन। क्या हमारे पास, रीअब्सॉर्प्शन है। ठीक है, तो रीअब्सॉर्प्शन हम समझते हैं। तो रीअब्सॉर्प्शन समझने से पहले ये चीज़ें मैं मिटाना चाहता हूँ। ठीक है, अगर आप लिखना चाहो या इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक समझ सकें। ठीक है, अब हम समझने जा रहे हैं जो चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, जो चीज़ें हमारे लिए नुकसानदायक है। या एक और चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ पर जो सब्सटेंसेस आ गए, इस बॉमन कैप्सूल के अंदर जो सोल्यूट्स आ गए, इसको हम क्या नहीं, जो सब्सटेंसेस आ गए, ठीक है, ग्लूकोज वगैरह, जब यहाँ पर आ गए, पहले इनकी जो कंसनट्रेशन थी 300 मिली ऑस्मोसिस थी। ठीक है, अब यहाँ पर जब फिल्ट्रेट यहाँ पर आ गया, अब इसकी कंसनट्रेशन कितनी हो गई, 1200 मिली ऑस्मोसिस पर लीटर।
ठीक है, कंसंट्रेशन कितनी है 1200 है। क्लियर यहाँ तक? 1200 क्यों है? क्योंकि इतनी सारी चीज़ें कहाँ पर आ गई हैं, बोमेन कैप्सूल के अंदर आ चुकी हैं। अब दूसरा हम क्या समझ रहे हैं, रीअब्जॉर्प्शन समझने जा रहे हैं, यानी वो सब्सटेंस हम समझने जाएंगे जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। क्लियर यहाँ तक? तो फ़ायदेमंद सब्सटेंस क्या है मैं यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पर एक और अर्टरी होती है, यहाँ पर क्या है, एक और अर्टरी होती है, ठीक है, सही, आपके पास क्या है, अर्टरी है। अब देखें, जो चीज़ें यहाँ से बाहर आएंगी, कुछ चीज़ें यहाँ से अंदर जाएंगी। जो यहाँ से बाहर आने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, ये वो चीज़ यहाँ से बाहर आएंगी जो हमारे लिए क्या है, फ़ायदेमंद है। जिस तरह ग्लूकोज बाहर आएगा, ठीक है, साथ में क्या आएगा, वाटर बाहर आएगा, लिख देते हैं H2O, ठीक है। ये जो एब्जॉर्प्शन कहाँ पर हो रही है, पीसीटी। पीसीटी का मतलब क्या है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, सही है। इस तरह यहाँ से बाहर क्या आएगा, यहाँ से बाहर आएगा HCO3, ठीक है, यहाँ से बाहर क्या आएगा, सोडियम आयंस, ठीक है, यहाँ से बाहर क्या आएगा, H2O, सही। ये चीज़ें यहाँ से बाहर आएंगी। बाहर क्यों आएंगी, क्योंकि हमारे फ़ायदे के लिए हैं। इस तरह हार्मोन्स वगैरह जो भी आपके पास हैं, हार्मोन्स वगैरह, ये सारी चीज़ें बाहर जाएंगी, ठीक है। बाहर कहाँ पर जाएंगी, इस कैपिलरी के अंदर जाएगी, और ये कैपिलरी क्या करेगी, ये कैपिलरी यानी ब्लड कैपिलरी है, दोबारा हमारे यानी हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो रहे हैं, सही है। यानी जो फिल्ट्रेट यहाँ से बाहर फिल्ट्रेट के अंदर जो फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, वो जब रीअब्जॉर्ब होगा हमारे ब्लड कैपिलरीज के अंदर, तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं, हमारे पास वो है रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। इस तरह यहाँ तक तकरीबन यहाँ पर देखिए 1200 मिली ऑस्मोसिस कंसनट्रेशन होती है। जब यहाँ तक पहुँचती है तो यहाँ पर कंसनट्रेशन कितनी रह जाती है, 300 मिली ऑस्मो पर लीटर, ठीक है, पर लीटर ये सब लिख देते हैं, सही है। यहाँ से पहले कंसनट्रेशन ज़्यादा थी, फिर बाद में क्या हो गई, कम हो गई। कम क्यों हुई, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कहाँ पर आ गई, ब्लड के अंदर यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो गए। तो रीअब्जॉर्ब का मतलब ये है कि आप ब्लड के अंदर दोबारा चीज़ें आ गई, तो इसलिए यहाँ पर कंसनट्रेशन ज़्यादा, यहाँ पर कंसनट्रेशन क्या हो गया, कम हो गया थोड़ा। क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ से ये दो चीज़ें थी ब्लड के अंदर आने वाली चीज़ें। अब ब्लड से क्या जाएगा अंदर, वो भी हम पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे ट्यूब्यूलर सिक्रीशन के अंदर। हम कहाँ पढ़ेंगे, वो अलग टॉपिक है, वो ट्यूब्यूलर सिक्रीशन है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ से जो इस नेफ्रॉन के अंदर से जो चीज़ें फ़ायदेमंद वाली चीज़ निकलती है, वो है रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पर भी होता है। यहाँ पर जो रीअब्जॉर्प्शन हो सिर्फ़ और सिर्फ वाटर होती है। यहाँ पर क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ जो एब्जॉर्प्शन होती है, इसका नाम है एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। यहाँ से फिल्ट्रेट नीचे आता है, ठीक है, इसका नाम क्या है, एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है, शॉर्टकट में लिख दिया। क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ से नीचे मूव करेगा, यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा H2O निकलेगा, सही है। अभी क्या निकलेगा, H2O। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे काउंटर करंट एक्सचेंज के अंदर, इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा, ये ऐसे निकलेगा, सोडियम आयंस निकलेंगे, ठीक है। एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से निकलेंगे वाटर, सिर्फ वाटर यहाँ से एक्सक्रीट आउट होगा, और यहाँ पर सॉल्ट्स एक्सक्रीट आउट होंगे। क्या निकलेंगे, यानी जो आपका एसेंडिंग, सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक, आपके पास क्या है, डिसेंडिंग, क्या आपके पास ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से क्या निकलेगा, वाटर बाहर निकलेगा। लेकिन जो एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। तो अब जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ क्या निकलता है, वाटर बाहर निकलेगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ वाटर के लिए परमेएबल है। लेकिन जो एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले हैं, यानी एसेंडिंग, ये क्या आपके पास है, डिसेंडिंग। तो एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में सिर्फ सॉल्ट और सोडियम आयंस की क्या होती हैं, रीअब्जॉर्प्शन होती हैं, सही है। पर यहाँ पर भी क्या होती है, यहाँ पर भी सोडियम और साथ में क्लोराइड वगैरह की क्या होती है, रीअब्जॉर्प्शन होती है। तो ये जो यहाँ से रीअब्जॉर्ब हुआ, यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन हुई, यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, फिर यहाँ से भी कुछ यहाँ से यूरिया रीअब्जॉर्ब होता है। कलेक्टिंग डक्ट से क्या रीअब्जॉर्ब होता है, यूरिया रीअब्जॉर्ब होता है। तो यहाँ से जो रीअब्जॉर्प्शन होती है वो क्या होती है, यूरिया, यहाँ से सोडियम क्लोराइड वगैरह, ये क्या है, रीअब्जॉर्प्शन है,
ठीक है। रीएब्जॉर्प्शन मतलब यह क्या है, यहाँ पर फिल्ट्रेट के अंदर जो जो फ़ायदेमंद चीज़ें थी वो जब उसको, क्योंकि वो हमारे बॉडी की उसकी ज़रूरत है, सही है, तो हमारे बॉडी की जब उसकी ज़रूरत है तो उसको रीएब्जॉर्ब होना पड़ेगा। तो ये जो रीएब्जॉर्ब होंगे, ये जो प्रोसेस कहलाता है, इसका नाम क्या है, रीएब्जॉर्प्शन है। क्या है, रीएब्जॉर्प्शन। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। तीसरी चीज़ क्या होती है, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। कौन सी होती है, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ट्यूब्यूलर सिक्रीशन का मतलब यहाँ पर ये है कि वो सब्सटेंसेस जो यहाँ फिल्टर होने से रह चुके थे, यानी वो सब्सटेंसेस क्या आते हैं, कुछ सब्सटेंसेस होंगे जो यहाँ से क्या हो गए, यहाँ पे फिल्टर नहीं हुए थे और कहाँ से निकले थे, यहाँ से बाहर निकले थे, दोबारा ब्लड के अंदर आए थे। उस चीज़ को रीअब्जॉर्ब करना ये कहलाता है, इस नाम के, इसके नाम देंगे ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। दोबारा बता देता हूँ, एफेरेंट ट्यूब्स के अंदर जो ब्लड आया था उसके अंदर जो जो चीज़ थी, यूरिया वगैरह अमोनिया से निकल गया था, लेकिन कुछ चीज़ें इस ब्लड के अंदर रह के दोबारा यहाँ से बाहर निकली थी, ठीक है, यानी वो यहाँ पर फिल्टर नहीं हुआ था। तो वो सब्सटेंस इसके अंदर यूरिक एसिड शामिल होता है, इसके अंदर क्या शामिल होगा, यूरिक एसिड है, इसका यूरिया है, इसका अमोनिया है, सही है। तो इसकी कुछ कंसंट्रेशन कहाँ पर रह गई है, एफेरेंट आर्टरियोल्स के अंदर रह गई हैं। तो इसको दोबारा कहाँ पर लेकर जाना, इसको दोबारा यहाँ पर लेकर आने क्या कहलाता है, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन कहलाता है, सही है। इसको मैं मिटा देता हूँ, उम्मीद है आपकी समझ में आ गया है, ठीक है। इसको मैं मिटाता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। जो जो फ़ायदेमंद चीज़ें थी वो बाहर निकल गई, सही है। अब यहाँ पर देखते हैं, यह बस क्या है, ब्लड कैपिलरी है, ठीक है। ये हम यहाँ से डिस्कस किया, वो इस कैपिलरी है। यहाँ पर जो जो चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं हुई या फिल्टर नहीं हुई, इसमें यूरिक एसिड, यूरिया वगैरह शामिल है। ये चीज़ यहाँ पर एब्जॉर्ब, यानी ज़्यादातर तकरीबन 98-99% यहाँ से क्या हो जाता है, सारी चीज़ें निकल आती हैं, बाहर निकल आती हैं। लेकिन 1-2% ऐसे होते हैं जहाँ से फिल्टर होने से बच जाते हैं, तो कहाँ पर आते हैं, एफेरेंट आर्टरियोल्स के अंदर आते हैं। अब ये भी क्या होगा, इसको भी जिस्म से बाहर निकालना है। तो ये जो ब्लड कैपिलरीज़ के अंदर ये जो अमोनिया, यूरिक एसिड या यूरिया शामिल होता है, इसको जिस्म से इसको बाहर निकालते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पर आता है, ये आता है कहाँ पर, इस प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर आते हैं। क्या पर आते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर आते हैं। कहाँ से आते हैं, ब्लड से आते हैं, सही है। जिस तरह NH3 है, हाइड्रोजन आयंस भी उसके अंदर शामिल होते हैं, साथ में इसके अंदर क्या है, और अब बस यूरिक एसिड, ठीक है। ये हमारे बॉडी की ज़रूरत नहीं होती, तो ये क्या होता है इसके साथ, ये हमारे ब्लड कैपिलरी से निकल के कहाँ पर आती हैं, हमारे नेफ्रॉन्स के अंदर उबार आती है। इसका नाम क्या है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड, इसका नाम क्या है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर। तो यहाँ पर क्या होता है, अमोनिया वगैरह, सर यूरिक एसिड, यूरिया वगैरह हमारे ब्लड के अंदर यहाँ से रह गया था, इस हड्डी से दोबारा कहाँ पर आता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यानी जो वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं वो जब दोबारा ब्लड से निकलता है, कहाँ पर, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या इस नेफ्रॉन के अंदर आता है, इसका नाम ट्यूब्यूल्स है, इसका नाम ट्यूब्यूल्स बोलते हैं इसको। तो इस ट्यूब्यूल्स के अंदर जब ब्लड से दोबारा ये सब्सटेंसेस बाहर निकलते हैं, वह सब्सटेंसेस का नाम क्या होता है, इसका नाम होता है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, ठीक है। ट्यूब्यूलर सिक्रीशन वजह क्या बनी, क्योंकि यहाँ से वो फिल्टर होने से बच गए थे, जैसे दोबारा सर्कुलेशन की वजह से यहाँ पर जैसे जो अमोनिया होता है, यूरिक एसिड या यूरिया होता है, वो दोबारा यहाँ से निकल कहाँ पर आता है, हमारे नेफ्रॉन के अंदर आता है, ताकि क्या हो सके, वो भी यहाँ से जा सके, जिस्म से बाहर निकल सके, ठीक है। तो इसको क्या नाम देते हैं, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। क्लियर है यहाँ तक। तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन में क्या है कि एफेरेंट ट्यूब्यूल से ब्लड आया, ज़्यादा प्रेशर की वजह से चीज़ें फिल्टर्ड यहाँ पर बॉमन कैप्सूल के अंदर आ गई, बॉमन कैप्सूल से रेड ब्लड सेल और प्लाज्मा प्रोटीन के अलावा सारी चीज़ें एब्जॉर्ब हो गई, ठीक है। इस तरह ग्लूकोज, इस सारे फिल्ट्रेशन उसकी कंपोजिशन शामिल है। फिर था रीअब्जॉर्प्शन, जो जो चीज़ इसमें हमारे जिस्म के लिए फ़ायदेमंद थी वो क्या हुए, रीअब्जॉर्ब हो गए, और जो नुकसानदेह चीज़ कहाँ पर आ गए, यहाँ से घूम के निकल गए। ट्यूब्यूलर सिक्रीशन ब्लड के अंदर जो वेस्ट सब्सटेंसेस रह गए थे, वो वेस्ट सब्सटेंस को दोबारा क्या करना है, अपने ब्लड के वजह से निकालना है, ताकि वो जिस्म से बाहर निकल सके। तो इसका नाम क्या है, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन।
जिसमें यूरिक एसिड वगैरह, यूरिया अमोनिया वगैरह कुछ आइंस भी शामिल होते हैं, जिसको बाहर दोबारा ब्लड से निकालकर इस ट्यूब्यूल्स के अंदर लेकर आते हैं। तो ये जो प्रोसेस कहलाता है, इसका नाम क्या है? ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ट्यूब्यूल का मतलब क्या होता है? यानी ट्यूब्यूलर सिक्रीशन मतलब ये है कि ब्लड कैपिलरीज से वो चीज़ें बाहर निकाल के कहाँ पर लेकर आती हैं? दोबारा ट्यूब्यूल्स के अंदर, यानी इनके अंदर लेकर आती हैं, ताकि जिस्म से बाहर एक्सक्रीट आउट हो सके। क्लियर यहाँ तक? चौथी चीज़ हमारे पास है काउंटर करंट एक्सचेंज, जो सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे एक इम्पॉर्टेंट आपके पास क्या है फैक्टर है इस रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी के अंदर। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं तो डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो आसान था, ये भी आसान है, लेकिन इसको थोड़ा आसान तरीके से समझते हैं। तो बताने से पहले इसको मिटाने से पहले मैं बताता हूँ कि काउंटर करंट एक्सचेंज होता है लूप ऑफ हेनले के अंदर होता है। सही है, लूप ऑफ हेनले क्या है, यानी इससे ज़्यादा ताल्लुक किस चीज़ से है? काउंटर करंट एक्सचेंज लूप ऑफ हेनले से है। सही है, यानी जिस्म को जब ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है ताकि वो जिस्म से पानी बाहर ना निकले, तो इस वजह से जो मैकेनिज़्म होता है क्या होता है? काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज़्म। ये एक मैकेनिज़्म है, इसको हम समझते हैं डिटेल में समझते हैं थोड़ा, ताकि आपको समझ में आ सके। सही है, मैं मिटाना नहीं चाह रहा इसको, लेकिन कुछ हम इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं इस डायग्राम को। इस डायग्राम को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। सही है, देखिए ये आपके पास क्या है, इसका नाम है लूप ऑफ हेनले। इसका नाम क्या है? लूप ऑफ हेनले। ठीक है, अब लूप ऑफ हेनले के अलावा हमारा जो काउंटर करंट एक्सचेंज होता है, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो काउंटर करंट एक्सचेंज के अंदर दो चीज़ होती है, काउंटर करंट मल्टीप्लायर, काउंटर करंट वाज़र-एक्टा। ठीक है, अब यहाँ से जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, ये जो आपके पास ये जो आर्टरी है, एक एफेरेंट है, दूसरी क्या है? एफेरेंट है। जो एफेरेंट आर्टरी है दो हिस्सों में डिवाइड होती है। ठीक है, दो हिस्सों में कैसे डिवाइड होती हैं? एक हिस्सा इसमें मैं यहाँ पर दो हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूँ। सही है, दो हिस्सों में। सही है, एक क्या करता है, एक जाता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, यानी ये जो आर्टरी होती हैं ये घूम रही होती हैं कहाँ पर? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। साथ में वापस ये जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, इसके इर्द गिर्द क्या करती हैं? मूव करती हैं। यानी एफेरेंट आर्टरियोल दो हिस्सों में डिवाइड होती हैं, एक मूव करती हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द, और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के, यानी एक ऊपर की जानिब मूव करती हैं, एक मूव करती है कहाँ पर? एक जो आपके पास नज़र है आपके पास है वाज़र-एक्टा। यानी वाज़र-एक्टा क्या होती हैं? आपके पास लूप ऑफ हेनले जो होता है इसके इर्द गिर्द मूव करती हैं। सही है, दो कैपिलरीज हैं। ठीक है, एफेरेंट दो हिस्सों में डिवाइड होती हैं, एक हिस्सा कहाँ पर मूव करता है? इन ट्यूब्यूल्स के इर्द गिर्द, जिसमें डिस्टल और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल शामिल हैं। दूसरे हिस्सा कहाँ पर मूव करती हैं? दूसरे हिस्सा मूव करती हैं लूप ऑफ हेनले के इर्द गिर्द मूव करता है। इसका नाम क्या है? ये जो है इस आर्टरी कैपिलरीज का नाम है वाज़ा-रेक्टा। इसका नाम क्या है? वाज़ा-रेक्टा। लेकिन ये जो कैपिलरी जो यहाँ पर मूव करती हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसका नाम क्या है? इसका नाम है पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरी। सही है, तो एफेरेंट आर्टरीज दो हिस्सों में डिवाइड होती है, एक बनाती है पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरी, दूसरा बनाता है वाज़ा-रेक्टा। ठीक है, तो पेरिट्यूब्यूलर जो कैपिलरी है वो मूव करती हैं ऊपर के जानिब, और वाज़ा-रेक्टा मूव करती हैं लूप ऑफ हेनले के इर्द गिर्द। ठीक है, तो ये समझाना इसलिए था, अभी हम इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सही है, तो हम समझते हैं सबसे पहले लूप ऑफ हेनले। ऊपर वाला नहीं मिटाना चाह रहा हूँ, तो ये भी काम आएगा, इसलिए इसको भी पास रखते हैं। सही है, तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ लूप ऑफ हेनले। ये मेरे पास है लूप ऑफ हेनले। सही है, ब्लैक कलर से मैं बना रहा हूँ। ये कहलाता है लूप ऑफ हेनले। सही है, मज़ा नहीं आ रहा है, तो सही बना लेता हूँ। ये मेरे पास है लूप ऑफ हेनले। ठीक है, ये मेरे पास क्या है? लूप ऑफ हेनले।
ये मेरे पास इसके इर्द गिर्द मौजूद होता है वाजा रेक्टा, तो ये मैंने बना दिया वाजा रेक्टा। ये वाजा रेक्टा, ठीक है, क्या नाम है, ये यहाँ से नीचे मूव करेगा, इसका नाम होता है वाजा रेक्टा, ठीक है, क्या है, डिसेंडिंग, समझाता हूँ, ठीक है, ये क्या है, एसेंडिंग, ठीक है, ये कहलाता है एसेंडिंग वाजा रेक्टा, ठीक है, ये क्या है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, सही है, ये क्या है, या नीचे, जैसे नीचे मूव करेगा, जैसे मूव, ये समझा रहा हूँ, सही है, मेरे पास क्या है, एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, क्लियर है यहाँ तक। देखें, ये जो आपका स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या है, लूप ऑफ हेनले, ये क्या है, मैं लिखता हूँ लूप ऑफ हेनले, ठीक है, ये कहलाता है वाजा रेक्टा, ये क्या है, वाजा रेक्टा। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, काउंटर करंट एक्सचेंज, सही है, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं काउंटर करंट एक्सचेंज, क्या पढ़ रहे हैं, काउंटर करंट एक्सचेंज, सही है, क्या पढ़ने जा रहे हैं, काउंटर करंट एक्सचेंज पढ़ रहे हैं। काउंटर करंट का मतलब क्या होता है, काउंटर करंट मतलब है अपोजिट, सही, अपोजिट मूवमेंट जो होती है यहाँ पर, जो फिल्ट्रेट और इसमें जो ब्लड की जो मूवमेंट होती है अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। वाजा रेक्टा के अंदर मूव करता है ब्लड, यहाँ पर क्या मूव करता है, ब्लड मूव करता है, या लूप ऑफ हेनले के अंदर क्या मूव करता है, फिल्ट्रेट मूव करती है, ठीक है, यानी एक फिल्ट्रेट है, दूसरे क्या है, ब्लड है। ये जो लूप ऑफ हेनले है यहाँ पर मूव करता है फिल्ट्रेट, किस तरह, अगर फिल्ट्रेट इस डायरेक्शन में मूव करता है तो ब्लड इस डायरेक्शन में मूव करता है, सही है। यहाँ पर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में ब्लड के फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ मूव करता है, डिसेंडिंग वाजा रेक्टा के अंदर ब्लड नीचे की तरफ मूव करता है। तो ये जो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जो मूवमेंट है ये होती है काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज्म, भी होता है काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज्म। काउंटर करंट एक्सचेंज के अंदर ये होता क्या है, क्यों होता है, इसलिए होता है कि जब बॉडी को पानी की ज़रूरत होती है, यदि हाँ देखिए रमज़ान के अंदर क्या होता है, लोग प्यासे होते हैं, पानी की कमी होती है जिस्म के अंदर, तो उस वक्त जो मैकेनिज्म काम करता है वो क्या है, काउंटर करंट एक्सचेंज। या आप लंबे सफ़र में आप कोई पानी ना हो, क्रिकेट वगैरह खेलने जा रहे, फुटबॉल खेलने जा रहे, पानी वहाँ पर मौजूद ना हो, तो उस वक्त पानी को बचाना पड़ता है, जिसम से बाहर ना निकले, तो क्या होता है उस वक्त ये मैकेनिज़्म काम करता है, सही है। इस मैकेनिज़्म को स्टार्ट करने में दो टाइप बता देता हूँ। दो टाइप के नेफ्रॉन्स होते हैं, एक कहलाता है जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन, दूसरा होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, क्या है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ठीक है। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का मतलब ये है कि ऐसा नेफ्रॉन, फॉर मेरे पास किडनी है, मेरे पास क्या है, किडनी है, ठीक है, ये किडनी है, किडनी के जो बाहर ये जो रीजन कोर्टेक्स रीजन कहलाता है, इसका नाम है मेड्यूलर रीजन। जो नेफ्रॉन यहाँ पर मौजूद होते हैं सिर्फ कोर्टेक्स रीजन के अंदर मौजूद होते हैं, यानी पूरा का पूरा ये नेफ्रॉन कहाँ पर मौजूद होता है, इस कोर्टेक्स में मौजूद होता है, इसका नाम क्या होता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और ऐसे नेफ्रॉन जो दोनों के अंदर मौजूद हों, जैसे लूप ऑफ हेनले कहाँ तक फैला होता है, जक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले, ये जो लूप ऑफ हेनले हैं ये फैला होता है मेड्यूला तक, मेड्यूलर तक फैला होता है। ये जो नेफ्रॉन होता है ये ज़्यादा पानी को बचाता है, तो इस नेफ्रॉन के अंदर जो फंक्शन होता है वो कौन सा होता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है, काउंटर करंट एक्सचेंज का नाम देते हैं। वो कहाँ पर होता है, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ये कौन सा है, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है,
क्लियर है यहाँ तक। कोर्टिकल नेफ्रॉन की ज़्यादा तादाद होती है, तकरीबन 90% तक पानी कोर्टिकल नेफ्रॉन एब्जॉर्ब करता है, बाकी 10 से या 20% इस तरह कुछ है वो कौन एक्सचेंज करता है, जैक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो अब बस जो ये लूप ऑफ व्हेनले काउंटर करंट मैकेनिज्म है ये क्यों एक्टिव होता है, पानी को बचाने के लिए। क्लियर है यहाँ तक। तो पानी को कैसे बचाते हैं उसको भी हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पर जो कंसनट्रेशन थी 1200 मिली ऑस्मोसिस थी, फिर यहाँ से चीज़ एब्जॉर्ब हो गई, कहाँ पर रह गई, यानी यहाँ तक पहुँचने के लिए यहाँ तक कितने हो गए 300 मिली ऑस्मोसिस इसकी कंसनट्रेशन रह गई थी उस फिल्ट्रेट की कंसनट्रेशन। अब यहाँ स्टार्ट होता है लूप ऑफ हेनले। हमें देखिए ये लूप ऑफ हेनले सही है, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के अंदर जो फिल्ट्रेट आता है, लूप ऑफ हेनले के अंदर ये क्या है आपके पास, लूप ऑफ हेनले है। यहाँ पर जो फिल्ट्रेट आता है तो फिल्ट्रेट क्या करता है, फिल्ट्रेट से यहाँ पर एब्जॉर्ब होती है पानी, क्या एब्जॉर्ब होती है, पानी की एब्जॉर्प्शन होती है कहाँ पर, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर। यहाँ पर ये जो फ्लूइड यानी लूप ऑफ हेनले के आसपास या वाज रेक्टर के आसपास जो एनवायरनमेंट है ये इसके अंदर ये एनवायरनमेंट कहलाता है, इसको हम नाम देते हैं, इसका नाम है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या नाम है इसका, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। यानी लूप ऑफ हेनले के आसपास जो माहौल है, जो एनवायरनमेंट है, इसका नाम क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल सेल्स के दरमियान जो स्पेस होता है उसके अंदर फ्लूइड मौजूद होता है जो क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहलाता है। तो जैसे जैसे लूप ऑफ हेनले के डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, क्या है हमारे पास, ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, सही है, ये लिखा हुआ है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो है यहाँ से क्या करता है, जब फिल्ट्रेट नीचे की तरफ मूव करता है तो यहाँ से कंटिन्यूसली क्या रिमूव होता है, H2O आता है बाहर। H2 कहाँ पर आता है, H2 जब बाहर आता है तो यहाँ पर आपको जो कंसंट्रेशन की थी 300 मिली ऑस्मोसिस उसकी क्या थी, कंसंट्रेशन थी। तो जैसे जैसे पानी बाहर निकलता जाता है यहाँ पर जो चीज़ें बचती हैं, ये जो सब्सटेंस होते हैं वो क्या होता है, सॉल्यूशन गाढ़ा होता जाता है। तो 300 से 400 600 800 यहाँ तक पहुँचते, यानी इस जगह तक पहुँचते पहुँचते, ठीक है, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कंसंट्रेशन कितनी होती है 1200 मिली ऑस्मोसिस। यानी यहाँ पर सोल्यूशन क्या था, हाइपोटोनिक था। जैसे जैसे सब्सटेंस नीचे आते जा रहे हैं पानी एब्जॉर्ब होता जाता है, तो यहाँ पर जब सब्सटेंस की कंसंट्रेशन कितनी हो गई फिल्ट्रेट की 1200, उसकी क्या हो गई, यानी उसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई। बढ़ क्यों गई, बढ़ इसलिए गई क्योंकि पानी क्या हुआ, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर एब्जॉर्ब हुआ, इंटरस्टिशियल पानी क्या कर लिया, खींच लिया। इस वजह से यहाँ पर जो सोल्यूशन किया था वो गाढ़ा हुआ। जैसे एक सोल्यूशन में से आपके पास आपके पास क्या है, एक गिलास से आप सोल्यूशन बनाएं, इसमें से आप क्या निकालो, पानी बाहर निकालना स्टार्ट करो तो सोल्यूशन क्या होता जाएगा, गाढ़ा होता जाएगा। इसलिए जब पानी से फिल्ट्रेट ऐसे नीचे मूव कर रहा था तो पानी जब बाहर निकल रहा था तो इस वजह से क्या हुआ, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई, किस चीज़ की, उस फिल्ट्रेट की, ठीक है। तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर सिर्फ और सिर्फ पानी एब्जॉर्ब होता है और इसके बाद स्टार्ट होता है एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर पानी के अलावा दूसरे सॉल्ट्स एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या एब्जॉर्ब होगा, यहाँ पर काम करते हैं सोडियम पोटाशियम चैनल काम करते हैं। तो एसेंडिंग लूप ये आपके क्या है, ये आपके पास एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, क्या है, एसेंडिंग, ठीक है। तो एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर सोडियम पोटाशियम आप जो चैम्बर्स होते हैं वो काम करते हैं, यानी सोडियम आएगा बाहर, कहाँ से बाहर आएगा, फिल्ट्रेट से, कहाँ पर बाहर आएगा, एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर। यहाँ से बाहर कैसे आता है, यहाँ से बाहर आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एटीपी की एनर्जी लगती है, किसकी एनर्जी लगती है, एटीपी की फॉर्मेशन की, यानी एटीपी की एनर्जी लगा के हमारी बॉडी सोडियम पर काम करके उसको कहाँ से बाहर निकालती है उसको बाहर निकालती है, एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से सोडियम को बाहर निकालती है, ठीक है। तो इस चैम्बर के अंदर ये जो एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है उसके अंदर सोडियम की क्या होती जा रही है, कंटिन्यूसली
इसकी एब्जॉर्प्शन होती जाती है, रीएब्जॉर्प्शन होती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जब सोल्यूशन की कंसंट्रेशन नीचे थी, यानी जो डिसेंडिंग लूप बनने के अंदर यहाँ तक पहुँचते हुए इसकी कंसंट्रेशन 1200 थी, लेकिन जैसे जैसे ऊपर पहुँचता है 900 कम होता है, फिर बस 400, तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाती है 300 तक। ठीक है, यानी 300 यहाँ था, नीचे आ गया, पानी एब्जॉर्ब हुआ, 1200 कंसंट्रेशन यानी सोल्यूशन हाइपरटोनिक हुआ। एसेंडिंग लूप बनने के अंदर क्या हुआ, सोडियम की एब्जॉर्प्शन होती गई, जिससे बाइस जो यहाँ पर सोल्ट की कंसंट्रेशन कम होती गई, यानी सोल्यूशन के अंदर सोल्यूशन इसके अंदर आप सोल्यूट बाहर निकालो तो क्या दोबारा क्या हो जाता है हाइपरटोनिक, यानी पतला हो जाता है। सही सोल्यूशन, तो यहाँ पर पानी एब्जॉर्ब होने की वजह से कंसंट्रेशन बढ़ गई थी, लेकिन इस एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर सोडियम सोल्ट्स की एब्जॉर्प्शन की वजह से यहाँ पर जो पानी की कंसंट्रेशन क्या हो गई, यानी जो पानी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, कि सोल्यूट्स बाहर गए। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता 900 मिली ऑस्मोसिस, फिर 400, फिर 300, यानी टॉप तक पहुँचते पहुँचते उस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी हो गई 300, शुरू में भी 300, लास्ट में भी 300। सोल्यूशन की कंसंट्रेशन कम क्यों हुई, क्योंकि सोडियम क्या हुआ, सोडियम यहाँ पर एब्जॉर्ब हुआ, और सोडियम क्या है, देखिए सोडियम एक पॉजिटिव आयन है, तो सोडियम जब पॉजिटिव आयन है तो यहाँ पर जो क्लोराइड नेगेटिव आयन है, तो इस सोडियम के पीछे पीछे कौन मूव करेगा, क्लोराइड भी मूव करेगा। तो यहाँ पर जो सब्सटेंस बनेंगे, सॉल्ट बनेंगे, क्या बनेगा NaCl। तो NaCl की एब्जॉर्प्शन होती है इस तरीके से, जिससे हमारी जो बॉडी होती है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए ATP की एनर्जी खर्च करके सोडियम को बाहर निकालती हैं, और सोडियम के पीछे पीछे बाकी सॉल्ट्स भी आते हैं, ये सर क्लोराइड वगैरह इसके पीछे बाहर आता है। तो इस वजह से एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर क्या होता है, कंसंट्रेशन दोबारा कम हो जाती है, 303 1200 है, दोबारा क्या, ये 300 से 1200 से 300 मिली ऑस्मोसिस ये कंसंट्रेशन रह गई। ठीक है, तो ये काम था किस चीज़ का, ये काम था लूप ऑफ हेनले का। अब वाजर रेक्टा का काम क्या है, वाजर रेक्टा के भी वो हम समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो वाजर रेक्टा ये जो मूव करती हैं लूप ऑफ हेनले, क्योंकि हम काउंटर करंट एक्सचेंज पढ़ रहे हैं। सही है, अब यहाँ पर सोडियम की कंसंट्रेशन कहाँ पर ज़्यादा हो गई, सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर। सही, आपके पास क्या है, इसके इर्द जो फ्लूइड मौजूद है आपके पास क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। तो यहाँ पर सोडियम की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से यहाँ पर सोडियम पैसिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, सोडियम क्या होगा इस, यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए इंटरस्टिशियल फ्लूइड से जाएगा कहाँ पर, वाजा रेक्टा में। आपके पास क्या है, ये वाजा रेक्टा है, कैपिलरी है। सही है, तो यहाँ से सोडियम पैसिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए मूव करेगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड से, कहाँ पर मूव करेगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से मूव करेगा आपके पास वाजा रेक्टा में। क्लियर यहाँ तक। अब वाजा रेक्टा के अंदर देखिए यहाँ पर 300 है, तो वाजा रेक्टा की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। सही है, यहाँ पर 300, फिर 400, फिर 500, फिर इस तरह जहाँ पर पहुँचते पहुँचते कंसंट्रेशन कितनी हो जाती है 1200 मिली ऑस्मोसिस। ठीक है, यानी दोबारा बता देता हूँ कि यहाँ पर कंटिन्यूसली जब क्या हो रही थी, सोडियम की एब्जॉर्प्शन हो रही थी, तो सोडियम इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा था, तो सोडियम की कंसंट्रेशन यहाँ पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर जब बढ़ गई, तो सोडियम कहाँ पर आना स्टार्ट हुआ, ब्लड के अंदर आना स्टार्ट हुआ। ये जो कैपिलरी है क्या है, ब्लड कैपिलरी, इसका नाम क्या है, वाजा रेक्टा है। तो यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन पहले 300 होती है, यहाँ पर सॉरी हाँ, ठीक है, तो सोडियम क्या क्या होती है यहाँ पर कंटिन्यूसली ब्लड के अंदर सोडियम की मात्रा क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। सही है, अब यहाँ पर जब यहाँ तक ये नीचे से ऊपर से नीचे तक पहुँचते पहुँचते इस ब्लड की कंसंट्रेशन जिसमें सोडियम आयन से कंटिन्यूसली इंटरस्टिशियल के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, सोडियम कंसंट्रेशन क्या हो गई, बढ़ गई ब्लड के अंदर। अब यहाँ पर देखें 1200 कंसंट्रेशन हो गई, तो जब कंसंट्रेशन यहाँ पर बढ़ गई तो यहाँ पर क्या हुआ था, H2O की एब्जॉर्प्शन हुई थी, कहाँ से हुई थी, लूप ऑफ हेनले से एब्जॉर्प्शन हुई थी। तो लूप ऑफ हेनले से जो एब्जॉर्प्शन इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर हुई थी, तो और सुने यहाँ कंसंट्रेशन क्या है, वाजा रेक्टा के अंदर यानी ब्लड के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो लूप ऑफ हेनले से पानी आया था, कहाँ पर आया था,
पानी बाहर निकला था इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर, तो यहाँ पर जब सोल्यूशन मूव करेगा तो इसकी कंसंट्रेशन क्या है, तकरीबन 1200 मिली ऑस्मोसिस कंसंट्रेशन है किसकी, ब्लड की, सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो होगा क्या कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड से पानी कहाँ पर मूव करेगा, ब्लड कैपिलरी के अंदर, वाज़र के अंदर मूव करेगा। ठीक है, तो वाज़र मूव करके जब यहाँ पर पहुँचता है तो यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन दोबारा कितनी रह जाती है, 300 तक रह जाती है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये इसमें क्या है, देखें गौर से सुने। तो इस कंसंट्रेशन के अंदर आप बस क्या क्या चीज़ें बैलेंस होती हैं, इस कंसंट्रेशन के अंदर पास जो चीज़ें बैलेंस होती हैं वो आपके पास क्या है, इसका नाम क्या है, काउंटर करंट एक्सचेंज होता है। तो इस मैकेनिज़्म के अंदर हमारे पास क्या होता है, इस मैकेनिज़्म के अंदर हम पानी को बचाते हैं, हमारी किडनी होती है पानी को बचाती रहती हैं। ठीक है, तो काउंटर करंट एक्सचेंज दो टाइप का होता है। ये जो हमने डिस्कस किया ये होता है काउंटर करंट वाज़र एक्टा। ठीक है, एक दूसरा होता है काउंटर करंट मल्टीप्लायर भी होता है, काउंटर करंट मल्टीप्लायर। तो काउंटर करंट मल्टीप्लायर से जो कलेक्टिंग डक्ट होता है, यहाँ से यूरिया को दोबारा एब्जॉर्ब कहाँ करते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर लेकर आता है। यानी कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया को इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर लेकर आना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है काउंटर करंट मल्टीप्लायर। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया, वाज़र एक्टा था, तो काउंटर करंट वाज़र एक्टा इसको कहते हैं। लेकिन कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया सारा बाहर नहीं निकलता, क्योंकि वो यूरिया क्या करता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड को उसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो यूरिया होता है वो क्या करता है, एब्जॉर्व करता है, ताकि जाकर जो सोल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, मेंटेन रहे। क्लियर यहाँ तक। तो ये क्या कहलाता है, काउंटर करंट वाज़र एक्टा। यहाँ से यूरिया इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर आता है, उसका नाम क्या है, काउंटर करंट मल्टीप्लायर। क्लियर यहाँ तक। तो डिसेंडिंग लूप बनने के अंदर क्या होता है, पानी जब नीचे आता है तो पानी रीअब्जॉर्ब होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर, यहाँ से नीचे तक पहुँच की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो इस असेंडिंग लूप बनने के अंदर क्या होता है, डिसेंडिंग के अंदर पानी की रीअब्जॉर्प्शन होती है और असेंडिंग के अंदर सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होती है। क्लियर यहाँ तक। तो फिर यहाँ से जब सोडियम की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, काम पर मूव करती है, डाला जाता है काम पर वाज़र एक्टा के अंदर। तो वाज़र एक्टा से काम निकलता है, वाज़र एक्टा से दोबारा जाता है ब्लड के अंदर। तो ये जो मैकेनिज़्म होता है इसका नाम क्या होता है, काउंटर करंट मैकेनिज़्म। क्लियर है यहाँ तक। तो आज हमारे पास रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी को हमने डिस्कस किया। थोड़ा लंबा टॉपिक है, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।